Good morning, students. Today is your SST class, and I will teach you chapter number 1 of Civics Modern Democracy. Okay, in this chapter you are going to learn about the modern democracy. ठीक, modern democracy क्या होती है, कहाँ पर ये democracy पाई जाती है, ठीक, you are going to learn about that. So firstly, to understand the chapter clearly and to understand the concept of this chapter, I will give you an example. With the help of this example, you can easily understand that what I am talking about. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली है, ठीक, आपकी फैमिली में क्या ज़रूरत है, आपकी फैमिली में नीड है कि आपको एक जगह हो रहने के लिए जो कि सिक्योर हो, ठीक है, ठीक, किचन हो कुकिंग के लिए, ठीक, और जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं लाइफ की, जैसे वाटर सबको चाहिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी सबको चाहिए अगर आप एक घर में रह रहे हैं, ठीक, आपको, और जो बाथरूम है, वॉशरूम वगैरह सब आपको नीडेड है आप एक घर में रहने के लिए, ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, आपको चाहिए। एक सिक्योरिटी चाहिए आपको वेदर एलिमेंट्स और बल्ग्रेड्स, यानी अगर आपके पास घर है, अगर आपके पास घर नहीं होगा तो वेदर बारिश होती है या तूफान आता है तो आप तो इनसिक्योर हो उस चीज़ से, तो उस चीज़ से बचने के लिए भी आपको एक वेदर एलिमेंट वगैरह से सिक्योरिटी के लिए आपको घर ज़रूरी है, ठीक। बहुत सारे रूल्स हैं आपके, आप जैसे बहुत सारे रूल्स होते हैं, जैसे आपको किस टाइम पे खाना खाना है, आपको खाने में क्या खाना है, ये रूल्स जो होते हैं पेरेंट्स यूजली बनाते हैं, ठीक। उन रूल्स के अकॉर्डिंग आप वो रूल्स घर में फॉलो करते हो। जैसे ये कुछ रूल्स ऐसे होते हैं कि आप 8 बजे के बाद घर के बाहर नहीं रह सकते, आपको घर के अंदर रहना, तो ये रूल्स पेरेंट्स बनाते हैं और आपको इसे फॉलो करना होता है, ठीक। हमारी फैमिली जो होती है बहुत छोटी होती है, इसलिए ये रूल्स रिटन नहीं होते हैं, लिखे हुए नहीं होते। इसी तरह हमारी जो कंट्री है उसमें एक सेफ एनवायरनमेंट हो, ठीक, जो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो ज़रूरतें हैं पब्लिक की, रोड, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई सिस्टम, ये सब ज़रूरी है, तो ये सब हो, ठीक है। और बहुत सारे रूल्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट बनाती है जो हमें फॉलो करना होता है, ठीक। सो इन सबको मिला के एक डेमोक्रेसी बनती है, ठीक है। अब फॉर्म्स के गवर्नमेंट की 3 तरह की फॉर्म्स होती हैं। सबसे पहले मोनार्की, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड मोनार्की कि मोनार्की क्या होती है। मोनार्की में एक किंग होता है या फिर क्वीन, राजा या फिर रानी होती है, फिर एम्परर या फिर एम्प्रेस होती है, ठीक। इसमें जो रूलिंग पोजीशन होती है, यानी जो राजा होता है या रानी होती है, उनकी जो पोजीशन होती है वो पास कर सकते हैं अपने रूलर्स के हायर को, यानी जो रूल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल राजा रूल कर रहा है, राजा अपनी पावर को, अपनी पोजीशन को अपने बेटे को दे सकता है, ठीक। कुछ ट्रेडिशनल मोनार्कीज ऐसी होती हैं जहाँ पर एब्सोल्यूट पावर होती है मोनार्की, ठीक, यानी उनकी एब्सोल्यूट पावर होती है कि ये पावर सिर्फ उन्हीं की ही है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यूनाइटेड किंगडम में है, ठीक, यूनाइटेड किंगडम में यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जो कि मोनार्की कंट्रोल को रिस्ट्रिक्ट करती है, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या, यहाँ पर एक यूनाइटेड किंगडम में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी जहाँ पर उन्हें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने मोनार्क कंट्रोल को रिस्ट्रिक्ट यानी ख़त्म कर देता, मना कर देता। ट्रेडिशनल मोनार्की गवर्नमेंट जो थी वो बहुत बड़ी हुआ करती थी पहले के ज़माने में, लेकिन उनमें बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। जो बहुत सारे लोग थे बड़ी बड़ी कंट्रियों के, उन्हें ये लगा कि उनकी प्रॉब्लम्स को ठीक तरीके से सॉल्व नहीं किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा। जो मोनार्की गवर्नमेंट है वो उनकी प्रॉब्लम्स को ठीक तरीके से सॉल्व नहीं कर रही है, बल्कि राजा और या फिर रानी जो भी वहाँ के रूलर थे वो सिर्फ अपने पैसा बनाने के लिए उसमें इंटरेस्टेड है, अपने पैसे बनाने में इंटरेस्टेड है, उनकी प्रॉब्लम सुन ही नहीं रहे हैं। और ये भी बहुत सारे लोगों ने फील किया कि वहाँ के जो लॉज हैं वो राजा के हिसाब से बने हुए हैं, बल्कि उसी के राजा जो चाहते हैं उनके हिसाब से लॉज बने हुए हैं, कोई उसका प्रोसीजर नहीं है। इसलिए जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, ठीक, तो लोगों ने उसे मना करना, उस पर रिस्ट्रिक्शन शुरू कर दी कि हम इसे फॉलो नहीं करेंगे, लोगों ने मना करना शुरू कर दिया, तो इस वजह से मोनार्की भी खत्म हो गई, यानी मोनार्क गवर्नमेंट खत्म हो गई। फिर आती है हमारी डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप क्या होती है, एक कंट्री में जो कि एक सिंगल लीडर रूल करता है, ठीक, एक ऐसी कंट्री जहाँ पर एक अकेला लीडर रूल करता है, ठीक, वो इलेक्ट नहीं होता बल्कि फोर्सफुली, तो कि जिसे फोर्सफुली रूल करता है, कंट्रोल करता है कंट्री के ऊपर, ठीक। मिलिट्री डिक्टेटरशिप में जो आर्मी होती है वो कंट्रोल में होती है उन लोगों के। दिस डज नॉट फॉलो द हेरिडेटरी सिस्टम। ये डिक्टेटरशिप में हेरिडेटरी सिस्टम फॉलो नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे मोनार्की में मैंने आपको बताया कि राजा अगर अपनी पोजीशन अपने बेटे को देना चाहता है तो वो उसे दे सकता है, लेकिन डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता, वो अपने किसी हायर को वो पोजीशन नहीं दे सकते। ये जो सिस्टम था गवर्नमेंट का, ये कब आया, जब मोनार्की चल रही थी, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर ने उसे ले लिया था, और दोज हु कंट्रोल द आर्मी, या फिर उन द्वारा जिन्होंने इस आर्मी को कंट्रोल करते हैं, जो आर्मी ऑफिसर ने उन्हें ये फील किया कि उनका कंट्रोल है आर्मी पर, जो कि किंग या फिर उसके गवर्नमेंट के रूलर को मार देगा। जो लोगों ने क्या करा, जो ओवरथ्रोइंग थी मोनार्की वो सक्सेसफुल हो गई थी, यानी जैसे वो लोग मोनार्क को नहीं
नहीं अपनी कंट्री में रखना चाहते थे वो ख़त्म हो गया था। इसी तरीके से उन्होंने डिक्टेटरशिप को भी ख़त्म कर दिया। ठीक, जो गवर्नमेंट थी उनकी प्रॉब्लम थी कि आर्मी जो थी टोटल कंट्रोल में थी और रूथलेस थी। पीपल ने मना किया कि उनके फंडामेंटल राइट्स बनाए थे, फिर लोगों ने मना कर दिया कि हम इसे फॉलो नहीं करेंगे। और जो डिक्टेटर थे उनकी आर्मी के, उन्होंने पब्लिक को फोर्स किया, जो कि टॉलरेट नहीं किया गया है लोगों द्वारा ज़्यादा समय तक। ठीक, उन लोगों ने फोर्स किया कि वो उनके रूलर की बात माने, लेकिन पब्लिक ने उसे ज़्यादा टाइम तक नहीं माना। जो जैसे हिटलर हैं, ये एडोल्फ हिटलर, वो जर्मनी के डिक्टेटर थे। ठीक, अब आता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों द्वारा बनाई जाती है, लोगों द्वारा इलेक्ट की जाती है। ठीक, जैसे हमारी इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हम यहाँ पर यहाँ पर जो रूलर्स बनते हैं, यानी फॉर एग्जांपल पीएम, सीएम, ठीक, ये सब कैसे बनते हैं? हम लोगों के वोट्स के थ्रू बनते हैं, यानी हम लोग वोट करते हैं तभी तो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक, या फिर चीफ मिनिस्टर बनते हैं। हर कोई जो कि एलिजिबल है वोट के लिए, वो एक यानी जो भी देश जो 18+ है, यानी 18 साल का या 18 साल से ऊपर का है, जिसके पास भी राइट है वोट देने का, वो वोट देगा जिस लीडर को देना चाहता है। उसके पास ये राइट होता है, वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी लीडर को वोट दे सकता है। ठीक है, ये ऑल तरह की गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग होता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है तो डायरेक्टली चलाई जाती है, फिर रिप्रेजेंटेटिव द्वारा। डायरेक्टली गवर्नमेंट कैसी होती है? जहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा होते थे एक जगह पर और बताते थे कि गवर्नमेंट को किस तरीके से काम करना है। लेकिन इस आज के टाइम पर ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि अब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक, तो लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते और ना ही आप बता सकते हैं कि कंट्री को किस तरीके से हिसाब से जो रूलर्स हैं उन्हें किस तरीके से चलाना है। इसलिए अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अपनाई गई, यानी लोग जो हैं वो वोट्स के थ्रू अपने लीडर चुनते हैं और वो लीडर अपने अकॉर्डिंग कंट्री को चलाते हैं। अब हिस्टोरिक रिप्रेजेंटेटिव क्या है, इस पर्सपेक्टिव क्या है कि जो टर्म डेमोक्रेसी है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया था। डेमोस का मतलब है लोग और क्रेटोस का मतलब है पावर। तो डेमोक्रेसी का मतलब है गवर्नमेंट बाय द पीपल, यानी सरकार लोगों द्वारा। ठीक, अब मैं यहाँ पर मॉडर्न डेमोक्रेसी पर आऊँगी क्लास। डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जो कि बहुत पॉपुलर बन गया था पूरी दुनिया में, और रिवोल्यूशंस टुक प्लेस ऑल ओवर द वर्ल्ड टू एस्टैब्लिश, और रिवोल्यूशंस पे, ठीक है, इस सिस्टम को अपनी कंट्री में इस्टेब्लिश करने के लिए। डेमोक्रेसी में सॉवराइन पावर्स लोगों के साथ होती है। ठीक है, मतलब ये नहीं होता कि उनके रिलीजन के ऊपर पावर हो, कलर कास्ट नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सॉवराइन पावर्स होती हैं, कोई रिलीजन, कोई कलर, कोई कास्ट, कोई जेंडर के डिफरेंसेस पर ये पावर नहीं होती। ठीक है, डेमोक्रेसी में ये कहा जाता है बैलेट सब्स्टिट्यूट द बुलेट। ठीक, क्योंकि एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर लोगों के पास पावर होती है कि वो रूलिंग पावर को बदल सकते हैं बाय मीन्स ऑफ वोटिंग आउट अ गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने पीएम चुने, ठीक, आपने नरेंद्र मोदी को अपना पीएम चुना, लेकिन अगर आपको उनके काम से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, आपको लग रहा है कि ठीक तरीके से कंट्री को नहीं चला पा रहे हैं, तो फिर भैया 5 साल के बाद जो इलेक्शन होता है उसमें आप किसी और लीडर को वोट दे सकते हो। ठीक, तो किसी और को पीएम बना सकते हो। तो ये जो पावर होती है मॉडर्न डेमोक्रेसी में होती है। ठीक है, जहाँ पर लोगों के पास पावर होती है कि वो अपने रूलर को बदल सकते हैं अगर उन्हें उनके काम से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। ठीक, ये किसके थ्रू होता है? ये वोटिंग के थ्रू होता है, जिससे हम यूनिवर्सल एलिमेंट फ्रेंचाइज भी कहते हैं। यूनिवर्सल एलिमेंट फ्रेंचाइज के अंदर जो इंसान 18 ईयर्स का हो जाता है, यानी 18 साल या 18 साल से ऊपर का हो जाता है, उसके पास राइट होता है कि वो अपना वोट अपने रिप्रेजेंटेटिव को दे सकता है। ठीक, अब इसके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्लास, एक तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव में मैंने आपको जैसे बताया कि रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं, जो लोगों के द्वारा इलेक्ट होते हैं, वो लॉज बनाते हैं, यानी कानून बनाते हैं, पॉलिसीज फ्रेम करते हैं गवर्नमेंट की। मैंने आपको 18 ईयर्स ऑफ एज का बताया भी कि जितने भी सिटीजन हैं जो 18+ है उनके पास राइट है कि वो इलेक्शंस में वोट कर सकते हैं अपने लीडर के लिए। ठीक, सेकंड पॉइंट, पीपल के पास जो लोग होते हैं उनके पास राइट होता है कि वो अपनी गवर्नमेंट को हटा भी सकते हैं उसकी प्लेस की पोजीशन पे से। ठीक है, दूसरे इलेक्शंस में अगर उनके काम से सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। रूल ऑफ लॉ में क्या होता है क्लास का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है ये मॉडर्न डेमोक्रेसी का। इसके अंदर डेमोक्रेसी, अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट ये इंश्योर रूल ऑफ लॉ। लॉ जो है एक सुप्रीम है, यानी रूल ऑफ लॉ इंश्योर करती है, बता दी कि लॉ जो है बस सुप्रीम है, यानी कानून बहुत ज़्यादा सुप्रीम है, सबसे ऊपर है, और हर कोई इक्वल है, यानी हर कोई एक समान है कानून की आंखों में, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। ठीक, अब आती है सोशल डेमोक्रेसी क्लास। सोशल डेमोक्रेसी क्या होती है? इसमें जितने भी मैन एंड वुमेन, यानी जितनी मर्द और औरतें हैं, उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाएगा, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी डेवलपमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर एमएनसीज़ में एक मैन को काम मिल रहा है तो एमएनसीज़ में, यानी जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, वहाँ पर औरतों को भी, वुमेन को भी काम मिलेगा। कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा, यानी कोई भेदभाव नहीं होगा कि मर्द और औरतों में उनके रिलीजन की बेसिस पर या उनके कास्ट की बेसिस पर या उनकी रेस की बेसिस, यानी उनके धर्म को लेकर, उनके कास्ट को लेकर, उनकी रेस या फिर ऑफ बर्थ को लेकर कि वो कहाँ पैदा हुए, कहाँ पैदा नहीं हुए, इन सब चीज़ों को लेकर कोई भेदभाव नहीं होगा। सोसाइटी जो है बिल्कुल फ्री होगी इन सारे सोशल लेवल से, जैसे कास्ट सिस्टम और
अनटचेबिलिटी से, इन सब से बिल्कुल अनटचेबिलिटी इन सब सिस्टम से फ्री होनी चाहिए। मैंने आपको सोशल डेमोक्रेसी बता दिया। अब आता है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में क्लास ये होता है, जितने भी मेंबर्स होते हैं वो पूरा फ्रीडम एंजॉय करते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन से। इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्सपर्ट दे शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू अर्न देयर लिवलीहुड। उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि वो अपने लिए, अपने लिवलीहुड के लिए कमाएं। इक्वल वेजेस दी जाएंगी दोनों ही, बोथ एंड मैन एंड वुमेन को। ऐसा नहीं कि अगर 15,000 आप 20,000 मैन को दे रहे हैं, आदमी को दे रहे हैं, तो आप 10,000 वुमेन को देंगे। नो, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। अगर आप 20,000 वेजेस, 20,000 सैलरी एक मैन को दे रहे हैं, तो आप 20,000 सैलरी ही वुमेन को देंगे, ठीक। नाउ क्लास डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ कंडीशंस थी, ठीक। सबसे पहले कंडीशन थी कि डेमोक्रेसी जो है स्ट्रांग होगी अगर लोग एजुकेटेड होंगे, यानी अगर लोग पढ़े लिखे होंगे और उन्हें अपनी राइट्स के बारे में पता होगा, अपनी ड्यूटीज़ के बारे में पता होगा अपनी कंट्री के लिए, ठीक। दे शुड बी डिसिप्लिन और ओबे द लॉ। उन्हें डिसिप्लिन होना चाहिए और लॉ को ओबे करना है, ठीक। जो लॉ में लिख दिया गया कानून में उन्हें उसे मानना है। पीपल शुड टेक इंटरेस्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। लोगों को इंटरेस्ट लेना चाहिए जब गवर्नमेंट फॉर्म होती है, गवर्नमेंट बनती है, उस चीज़ में उन्हें अपना वोट, दे शुड एक्सरसाइज द राइट टू वोट, यानी उन्हें अपना जो राइट टू वोट है, यानी हक है अपना वोट डालने का, उससे ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उसे एक्सरसाइज करना चाहिए। लोग जो है वो अपने आप को इन्फॉर्म रखें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में, वो फॉर्मुलेट करें पब्लिक ओपिनियन इफ़ दे फील, उन्हें फॉर्मुलेट करना चाहिए, पब्लिक ओपिनियन बनाना चाहिए अगर उन्हें लगता है कि पॉलिसीज़ उनके हिसाब से नहीं है, ठीक। उन्हें अवेयर होना चाहिए अपने राइट के बारे में कि वो गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर सकते हैं, बट नॉट टू टेक लॉ इन देयर ओन हैंड्स। लेकिन कानून को अपने हाथों में लेकर नहीं, एक प्रॉपर वे में वो गवर्नमेंट से अपना क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्लास हमारा आता है फंडामेंटल राइट्स। कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक, जो हमारे गवर्नमेंट ने, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने हम लोगों के लिए, जो आम जनता है उन लोगों के लिए बनाए थे। सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। सबसे पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी, यानी एक समानता का राइट। इक्वालिटी बिफोर लॉ इम्प्लाइज ऑल पर्सन आर कंसिडर्ड इक्वल इन द आइज लॉ। इसका मतलब ये है कि कानून की आंखों में सारे लोग एक समान है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, यानी कोई भेदभाव नहीं होगा रिलीजन के बेसिस पर, ठीक, रेस के, कास्ट के, जेंडर के बेसिस पर, ठीक। कोई अनटचेबिलिटी अबॉलिश, यानी कोई चीज़ पहले के ज़माने में छुआछूत की जो सिस्टम था वो ख़त्म हो चुका है, वो ख़त्म है बिल्कुल। और इसे एक तरह का क्राइम माना जाता है अब, ठीक। अगर कोई ऐसी अनटचेबिलिटी का सिस्टम फॉलो करता है तो उसे एक तरह का क्राइम माना जाता है, गुनाह माना जाता है। इसके लिए पनिशमेंट भी लॉ हमारा देता है। सारे सिटीजन्स जो हैं उनके पास पब्लिक प्लेसेस होनी चाहिए, ठीक। जितने भी सिटीजन हैं उनके पास इक्वल एम्प्लॉयमेंट एक्सेस होना चाहिए, ठीक। अब आता है राइट टू फ्रीडम का। सेकंड जो फंडामेंटल राइट है, इसमें क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी आपके पास हक है कि आप बोल सकते हैं, आप जो फील करते हैं गवर्नमेंट के लिए, वो आप अपने कानून को बिना अपने हाथों में लिए बोल सकते हैं, ठीक। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म, एक साथ पीसफुली असेंबल होने का आपके पास फ्रीडम है। अगर आप एक जगह इकट्ठा होना चाहते हैं तो आप इकट्ठा हो सकते हैं पीसफुली, शांति के साथ और बिना किसी लड़ाई वगैरह के साथ। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, ठीक। फ्रीडम टू मूव फ्रीली, फ्रीडम टू डिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन ऑफ, यानी फ्रीडम, आप कोई भी एसोसिएशन इन यूनियन बना सकते हैं, आप किसी भी जगह पर जा सकते हैं, उसकी फ्रीडम आपके पास है। आप किसी भी कंट्री के पार्ट में जा सकते हैं, कोई आपका रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसके ऊपर कि आप यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते। आपके पास बिल्कुल फ्रीडम है कि आप कहीं भी जा सकते हो। फ्रीडम, आपके पास फ्रीडम है कि आप किसी भी तरह का प्रोफेशन, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं डॉक्टर बनिए, लॉयर बनना चाहते हैं टीचर बनना चाहते हैं, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन बी, ओके। फिर आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का क्या राइट है हमारे फंडामेंटल राइट में कि प्रोहिबिशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर कॉमनली नोन एज बेगार, ठीक। हर तरह की फोर्स लेबर, यानी आप किसी को फोर्स करके अपने लेबर नहीं बना सकते, ठीक। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते काम करने के लिए। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, यानी 14 साल से कम उम्र एंड 14 साल के अंदर एज में कोई भी बच्चा चाइल्ड लेबर नहीं होगा, यानी उससे किसी भी तरह का मजदूरी नहीं कराई जाएगी। प्रिवेंट ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, यानी ट्रैफिक, यानी जो ट्रैफिकिंग होती है, यानी मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर, इस सब से, एक्सप्लॉयटेशन से, ये भी हमारे फ्रीडम आते हैं, वो सब मना है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपके पास रिलीजन है, आप किसी भी रिलीजन के आप कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। कोई भी आप किसी भी आप जिसे पूजना चाहते हैं, जिसकी आप वर्शिप करना चाहते हैं, आप कर सकते हो। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में, यानी ये है कि जितने भी सिटीजन हैं उनके पास राइट है कि वो अपना खुद का कल्चर डेवलप कर सकते हैं, अपने खुद के कल्चर को कंजर्व यानी बचा सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में है क्लास, ये इसमें कि आपके पास राइट है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप कोई भी फंडामेंटल राइट जो है आपको वायलेट कर रहा है, आपके स्टेट के लिए ठीक नहीं है, ओके। अब कुछ इक्वालिटीज़ हैं क्लास सिटीजन्स के बीच में, डिफरेंट वीमेंस है, पॉलिटिकल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी में क्या होता है क्लास, जितने पीपल जो 18 ईयर्स के हैं, 18 साल के, उन्हें अलाउ है कि वो
गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में हिस्सा ले सकते हैं, जब गवर्नमेंट बनती है उसे इसमें हिस्सा ले सकते हैं। इसे हम कैसे हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सोशल इक्वालिटी में क्लास हर पर्सन जो कि जिसे एक इक्वल स्टेटस दिया जाएगा सोसाइटी में, उसे मतलब उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा उसके कास्ट रिलीजन के बेसिस पर। ठीक, इकोनॉमिक इक्वालिटी में क्लास जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी पीपल ऑफ इंडिया कैन परस्यू, कोई जो इंडिया के लोग हैं वो कोई से भी ऑक्यूपेशन परस्यू कर सकते हैं, यानी कोई से प्रोफेशन, अगर वो डॉक्टर बनना चाहे डॉक्टर, लॉयर बनना चाहे लॉयर, टीचर बनना चाहे टीचर, वट एवर दे वॉन्ट इन देयर लाइफ दे कैन बी। ओके, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर पर्सन को अलाउ करता है कि वो अपने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में इक्वल रहें। ओके, so class, as you can see the chapter has finished. Read the chapter very carefully, understand it. Okay, if you have any problem then you can contact me also. Thank you.